गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और माफ़ी चाहता हूँ थोड़े से डिले के लिए कि जो लेक्चर है वो थोड़ा सा डिले अपलोड कर रहा हूँ मैं, या 4-5 दिन के टाइम के बाद, तो ज़्यादा ही हो गया होगा। अप्रॉक्सीमेटली 10 दिन के करीब हो गए होंगे, 10 से 15 दिन जो लास्ट लेक्चर अपलोड किया था। क्योंकि जॉब चेंज की है तो थोड़ा सा लोकेशन चेंज हुआ है, तो थोड़ा मतलब यहाँ पे चीज़ें सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके कारण मैं नहीं कर पाया। अभी रेगुलर अपलोड होगा, हर दूसरे दिन अपलोड होगा आपका। तो और एक चीज़ मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताना चाह रहा हूँ। मैं 11th का NCERT शुरू कर रहा हूँ बेटा। 11th का NCERT मैंने 8 बीच में 9 और 10 का छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि जब 11th और 12th करेंगे सारी, तो उसी में बेसिक सारा मैं करवाऊंगा आपका। अगर आप बोलोगे सर अपलोड करना है, तो ये सीरीज़ 11th और 12th NCERT कंप्लीट होने के बाद मैं आपका 8, 9, 10th की NCERT डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर, दैट इज़ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ और ओरिजिन होने के बाद कैसे धीरे धीरे अर्थ इवॉल्व होके आज की कंडीशन में आई है, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ थ्योरीज हैं जो क्या बताती हैं, ओरिजिन ऑफ अर्थ बताती हैं कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ। तो डिफरेंट फिलोसोफर्स थे जिन्होंने अपने हाइपोथेसिस दिए, अपने आइडिया बताया कि ऐसे ओरिजिन हुआ होगा अर्थ का। ठीक है, वन ऑफ द अर्लियर पॉपुलर आर्ग्यूमेंट, जो सबसे पहले जो बहुत फेमस हाइपोथेसिस था, वो क्या था? इमैनुअल कांट का। इमैनुअल जो कांट था उसका। एक ये मैथमेटिक्स थे जिन्होंने नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था। इस हाइपोथेसिस को, जो इमैनुअल कांट का जो हाइपोथेसिस था, दैट इज क्या था? नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस में क्या कहा? जो प्लैनेट फॉर्म हुए हैं, द प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड। कहाँ से फॉर्म हुए हैं भाई? ये प्लैनेट कहाँ से फॉर्म हुए? क्लाउड से। ये क्लाउड किसका था? मटेरियल का क्लाउड था, मास का क्लाउड था। ठीक है, और ये इकट्ठा हुआ, ये मास एसोसिएट हुआ और यूथफुल एक क्या बना दिया? सन बना दिया, उसके साथ इकट्ठा हो गया, जो क्या कर रहा है? स्लोली रोटेट कर रहा है। उसके बाद ये कब आया था? नेबुलर हाइपोथेसिस 1796 में आया था। उसके बाद 1950 में एक और हाइपोथेसिस आया। ठीक है, जर्मनी, 2 साइंटिस्ट थे, दैट इज ओटो एंड कार्ल। 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था। उन्होंने कुछ मतलब नेबुलर हाइपोथेसिस को थोड़े से डिफरेंट तरीके से, कुछ और डिटेल के साथ क्या किया? बता दिया। तो जो नेबुलर हाइपोथेसिस था वही डिफरेंट डिटेल्स थी, मतलब उसका ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन ला दिया। ठीक है, दे कंसिडर दैट द सन वाज सराउंडेड बाय द सोलर नेबुला containing mostly the hydrogen and helium, along with what may be termed as dust। कि उसने क्या बोला? उसने नेबुला बोला था और इसने क्या बोल दिया? डस्ट बोल दिया। कि हाइड्रोजन और हीलियम के क्लाउड्स थे जिनको डस्ट कहा गया, जिनसे क्या बना है? मोस्ट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी बनी। The friction and collision of particle leads to the formation of disk-like clouds and the plates। क्या कह रहा है? कि भाई जो हाइड्रोजन और हीलियम और जो डस्ट पार्टिकल थे वो आपस में टकराए, उनके अंदर फ्रिक्शन हुआ। फ्रिक्शन होके वो क्या बन गए? एक डिस्क लाइक, मतलब एक प्लेट की तरह दिखने लग गए, एक प्लेट की तरह इकट्ठा हो गए और फॉर्म थ्रू ए प्रोसेस ऑफ एक्रेशन के थ्रू, मतलब इकट्ठा हुए और एक प्रोसेस हुआ एक्रेशन का, जिसके थ्रू ये इकट्ठा हो गए। इकट्ठा होने के बाद अब ये डिस्क जैसे दिखाई दे रहे हैं जो भी प्लेनेट है। अब क्या हुआ? थोड़े टाइम बाद
थोड़े टाइम बाद 1950s के बाद साइंटिस्ट ने इस बात पे, इस ज़्यादा चीज़ पे, मतलब ओरिजिन ऑफ अर्थ पे ना ध्यान देके किस पे दिया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, कि यूनिवर्स कैसे बना होगा। अब यूनिवर्स की थ्योरी आ गई एक, कि जो मॉडर्न थ्योरी है यूनिवर्स फॉर्मेशन की वो आ गई, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, बिग बैंग थ्योरी। ये वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी है। इसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, कि आज के दिन भी यूनिवर्स क्या कर रहा है, फैल रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। क्यों एक्सपेंड कर रहा है वो इसी में पढ़ेंगे कि गैलेक्सीज के अंदर डिस्टेंस है वो बढ़ती जा रही है। अब देखो, एक क्या था, एडविन हबल था, साइंटिस्ट था। 1920 में उसने क्या किया, एविडेंस प्रोवाइड किए कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, अभी भी एक्सपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जो गैलेक्सीज हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ठीक है, अब उसने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसने क्या किया कि भाई एक बलून लिया और बलून पे दो या तीन डॉट्स बनाए उसने, और उसके अंदर एयर ब्लो कर दी। अब जब एक ही जगह था, मतलब उसमें एयर नहीं थी, वो जब पास इकट्ठा था तो वो डॉट पास पास थे, और जैसे ही उसने क्या किया बेटा, एयर ब्लो कर दी, और वो अब क्या हो गया, फूल गया बलून। जब बड़ा हो गया साइज में, तो क्या हुआ कि वो डॉट दूर दूर चले गए, वो डॉट क्या हो गए, दूर दूर चले गए। ये एविडेंस उसने पेश किया था, ये ऐसा करके दिखाया था, एक एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या बता रहा था कि जो गैलेक्सीज हैं वो भी क्या जा रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो यूनिवर्स अभी भी क्या हो रहा है बेटा, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, ये देखिए वही लिखा है यहाँ पे, सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन द गैलेक्सीज आर फाउंड टू बी इंक्रीजिंग एंड देयर बाई द यूनिवर्स इज कंसिडर्ड टू बी द एक्सपेंडिंग, कि यूनिवर्स क्या हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, हाउ एवर you will find that beside increasing the distance between the 2 points on the balloon, the point themselves are expanding। देखिए, इतना सा पॉइंट था, एक छोटा सा डॉट लगाया था, और साइज भी क्या हो जाएगा, जब बलून फूलेगा तो साइज भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वही बताया कि दूर जाने के अलावा जो गैलेक्सीज हैं उनका साइज भी बढ़ रहा है। समझ आया? लेकिन ये ऑब्जर्वेशन, ये तरीका सबको पसंद नहीं आया। ठीक है, और ये कुछ पार्शियली ठीक था, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट था बलून वाला, पार्शियली करेक्ट था, थोड़ा बहुत ठीक था और थोड़ा बहुत गलत था। कंप्लीटली आइडिया नहीं दे पाया साइंटिस्ट को, और कुछ साइंटिस्ट इससे एग्री भी नहीं हुए, क्योंकि जब तक आप किसी भी साइंटिस्ट को प्रॉपर एविडेंस नहीं देते, वो आपकी अजम्पशंस पे बिलीव नहीं करता। समझ आई बात? अब देखिए, ये इसका बिग बैंग थ्योरी का ये कंसिडरेशंस थी जिनके कारण कुछ डेवलपमेंट आए। अब ये बिगिनिंग में क्या बोल रहा था कि जो मैटर था, ऑल मैटर था यूनिवर्स के अंदर, वो एक जगह आया और एक टीनी बॉल लाइक एक सिंगुलर एटम बनाया। बिग बैंग थ्योरी से आपने पहले सुना होगा, प्रीमॉर्डियल पार्टिकल थे, या क्या बोलते थे उसको, सिंगुलैरिटी थी। सिंगुलैरिटी मतलब एटॉमिक फॉर्म में जो पार्टिकल्स थे वो मिल रहे थे, है ना। सबसे पहले जो यूनिवर्स बना, तो बेटा 4 चीज़ें ओरिजिनेट हुई होंगी। क्या? टाइम लगा होगा, स्पेस, मैटर और एनर्जी। ये 4 चीज़ें होंगी तभी तो स्पेस बना होगा, हाँ या नहीं। मतलब कोई मैटर था, कोई मास था, कोई पार्टिकल्स थे, है ना। वो पार्टिकल किसी एनर्जी के कारण किसी जगह पे एक स्पेस में इकट्ठा हुए, और उनको इकट्ठा होने के लिए भी टाइम लगा होगा, तब जाके एक चीज़ बनी होगी कोई भी। तो सबसे पहले क्या आया, ये चीज़ें बनी थी यूनिवर्स में।
और ये चीज़ें बनी, तो जब ये इकट्ठा हुई तो ये जो चीज़ बन रही है इसी को हमने क्या बोला, प्रीमोर्डियल पार्टिकल या सिंगुलैरिटी, जो टाइम स्पेस मैटर और एनर्जी के इकट्ठा होने से बनी। क्लियर, ये बात समझ आई? हाँ या नहीं? आगे चलिए। With the greater evidence becoming available about the expanding universe, scientific communication at present favor the argument of, भाई ये सीधी सी बात है, आज के दिन हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आज हम देख सकते हैं कि आज के दिन भी क्या हो रहा है कि यूनिवर्स क्या कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है। तो साइंटिस्ट आज के दिन इसको क्या कर रहे हैं, इस थ्योरी को फेवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स, कि स्टार्स की फॉर्मेशन, द स्टार फॉर्मेशन, की स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हो रही। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, दीज इनिशियल डेंसिटी difference gave the rise to difference in the gravitational force and it caused the matter to get drawn together। देखिए क्या बोला कि भाई जो हमने अभी बात की कि मैटर होगा, मैटर था और एनर्जी थी, और ये मैटर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण क्या आ गया बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पास पास आ गया, मैटर गेट ड्रॉन टुगेदर, कि पास पास आ गया। और ये जब पास पास आएगा, जब ये इकट्ठा हो जाएगा, जब ये इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हमने क्या बोला बेटा, गैलेक्सी बोला। गैलेक्सी बोला कि जहाँ बहुत सारा मैटर अलग अलग डॉट के रूप में, मतलब बहुत, एक गैलेक्सी है, बड़ा सा एक एरिया है जिसके अंदर आपको बहुत सारे डॉट दिखाई देते हैं। एक गैलेक्सी के अंदर ऐसे डॉट्स जो स्टार्स बोलते हैं, जिनको हम बिलियंस ऑफ स्टार हो सकते हैं, बिलियंस ऑफ स्टार, और बहुत सारी गैलेक्सी हो सकती हैं। अब गैलेक्सी की जो एक वास्ट डिस्टेंस है, एक गैलेक्सी बहुत बड़ी हो सकती है जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार होंगे, ऑब्वियसली बहुत बड़ी होगी। उसको हम किस में मापते हैं बेटा, लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। किस में, लाइट ईयर्स में। और लाइट ईयर्स में कितनी बड़ी गैलेक्सी का साइज हो सकता है, 80,000 to 1.5 lakhs लाइट ईयर्स, इतने लाइट ईयर। ये लाइट ईयर क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। तो लाइट को यहाँ तक पहुँचने के लिए, गैलेक्सी के एक एंड से दूसरे एंड में पहुँचने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, लगभग 1.5 लाख साल। समझ आई बात? अब देखिए, ये जो गैलेक्सी जो बनी, ये गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी के अंदर स्टार्स बने, और ये स्टार्स किसके कारण बने होंगे, हाइड्रोजन के कारण। इसमें क्या हुआ बेटा, एक रिएक्शन होती है, आपने सुना होगा, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन, और एक होती है न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है बेटा, एक पार्टिकल किस में टूटता है, 2 में टूटता है। ये हैवी होता है और लाइटर न्यूक्लियाई में टूटता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है बेटा कि दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में जुड़ के क्या बनाती है, एक हैवी न्यूक्लियाई बनाती है। मतलब आप देखिए, हाइड्रोजन एक लाइट गैस है, दो हाइड्रोजन मिलके क्या बना देंगे बेटा, एक हीलियम बना देंगे। तो ये लाइटर है और ये क्या है, इसका मास ज़्यादा है, मतलब दो लाइटर न्यूक्लियाई मिलके क्या बना रही हैं, एक हैवी न्यूक्लियाई बना रही है। इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। समझ आई बात? अब जितने भी स्टार्स थे वो हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट होने के कारण बने थे, हाइड्रोजन गैस एक्यूमुलेट होने के कारण। और ऐसा जो क्लाउड बना, हाइड्रोजन गैस फ्यूज होने के कारण जो क्लाउड बना, उस क्लाउड को हमने क्या बोला बेटा, नेबुला बोला। उस क्लाउड को हमने क्या बोला, नेबुला बोला। समझ आई बात? हाँ या नहीं?
अब ये जो नेबुला था, ये इसमें गैस इकट्ठी हो रही है, मान लो स्टार कैसे बने, और नेबुला और स्टार में क्या अंतर है, छोटा सा अंतर है। अगर ये नेबुला में गैस बहुत मतलब लाइटली अरेंज है और बहुत लाइटर बॉडी है ये। जब स्टार फॉर्मेशन होगा तो बेटा नेबुला के अंदर गैस बहुत टाइटली कंडेंस हो जाएगी, डेंसर हो जाएगी, गैस की हाइड्रोजन की कंडेंसेशन ज़्यादा हो जाएगी, और जैसे ही ज़्यादा होगी तो वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह काम करेगा, मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न होना शुरू होगा उसके अंदर, मतलब अंदर की अंदर उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण एक एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, कंबशन स्टार्ट हो जाएगा उसमें, और वो क्या बन जाएगा, अंदर की तरफ उसमें चमकना शुरू हो जाएगा। वो नेबुला चमकता नहीं है, स्टार चमकता है, और स्टार में चमक जो है, जो बर्निंग ऑफ स्टार है, वो कहाँ से आया, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से। देखिए यहाँ पे लिखा होगा, the growing nebula develop localized clump of gas. These clump continue to grow into even denser gases body बेटा। कि ये क्या होगा, ये गैस और भी डेंस हो जाती है, और डेंसर होके क्या बनाएगी बेटा, फॉर्मेशन ऑफ स्टार, कि एक स्टार बनाएगी। जैसे मैंने अभी बोला, एक चीज़ है, मान लो सपोज करो रुई है, रुई बहुत हल्की होती है और दूर दूर तक आपने एक पतली सी लेयर दूर दूर तक बिछा रखी है, दैट इज नेबुला। अगर हम उसी रुई को, मान लो उसी रुई को हम कंडेंस कर देते हैं, कंडेंस करके मोटा कर देते हैं, और मोटा करने के बाद उसकी एक रजाई बना लेते हैं, क्या पतली जो रुई होगी उसमें सर्दी रुक जाएगी? नहीं रुकेगी ना। मोटा उसको बना दिया, कंडेंस कर दिया, मतलब डेंसर कर दिया उसको, तो उसमें से सर्दी आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही स्टार हैं, स्टार को जो हाइड्रोजन गैस थी वो पहले दूर दूर थी तो नेबुला बन रहा था, जैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो सेंटर की तरफ आई, वो बीच की तरफ आई, तो बीच में एक रिएक्शन शुरू हो गई, एक रिएक्टर बन गया आपस में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन के कारण। अब वो जुड़ने लग गए हाइड्रोजन, और क्या बन गया, एक स्टार बन गया बेटा। समझ आया? अब देखो फॉर्मेशन ऑफ स्टार, एक स्टार बनने के लिए कितना टाइम चाहिए, लगभग 5 से 6 बिलियन ईयर्स। सबसे पहले जो स्टार बना था लगभग 5 से 6 बिलियन ईयर है। अब देखो ये लाइट की स्पीड दे रखी है कि लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तब भी आप समझो सन से अर्थ के ऊपर लाइट आने में 8 मिनट लग जाते हैं बेटा। आप डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, 1 सेकंड में इतनी दूर चलती है तो 8 मिनट लगेंगे, तो कितनी दूर हो सकती है? 8 मिनट 31 सेकंड सॉरी। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ प्लेनेट, कि प्लेनेट की फॉर्मेशन कैसे हुई। हमने क्या पढ़ा, यूनिवर्स कैसे बना, सॉरी ये हो गया था ना, हाँ, यूनिवर्स कैसे बना, ठीक है। यूनिवर्स के बाद हमने क्या देखा था, यूनिवर्स के बाद नेबुला, स्टार के बाद अब आ गए प्लैनेट के ऊपर कि प्लैनेट्स कैसे बने, ठीक है। अभी देखा हमने स्टार्स जो है वो लोकलाइज्ड लंप ऑफ गैस है एक नेबुला के अंदर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा करते हैं। कोर ऑफ गैसेस कुड ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैसेस एंड डस्ट डेवलप अराउंड द गैसेस को। अब आगे देखिए, ये तो वही बता रहा है स्टार के बारे में कि अभी मैंने आपको जो सिंपल वर्ड्स में बता दिया था कि सेंटर के अंदर ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हो जाएगा, ये इनके अंदर एक रिएक्शन स्टार्ट होगी, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो गैसेस क्लाउड हैं वो कंडेंस हो जाएंगे और मैटर उनके कोर के अराउंड, मतलब वो जब जलने लगेंगे तो कोर के अराउंड जो बीच वाला एरिया है दैट इज कोर, वो क्या होगा, एक ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप करेगा
जब वो रोटेट करेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप करेगा, और डेवलप करेगा तो जो साइड की चीज़ें हैं, जो साइड के ऑब्जेक्ट हैं, वो उसकी तरफ आना शुरू हो जाएंगे। जैसे अर्थ है बेटा, अर्थ में ग्रेविटेशनल क्यों आ रहा है? अगर अर्थ का कोर जो सेंटर है वो ना घूमे तो ग्रेविटेशन आएगा नहीं, नॉर्थ और साउथ पोल नहीं होंगे। ऐसे ही जब स्टार के अंदर की जो चीज़ें घूमती है, स्टार जो बना है उसके अंदर की जो चीज़ें घूमेंगी तो वो क्या करेंगी बेटा, वो आसपास के एनवायरनमेंट को खींचेंगी अपनी तरफ, और जब ये एनवायरनमेंट को अपनी तरफ खींचेंगी तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्लैनेट सेमिनल। क्या बोलते हैं? प्लैनेट एसिमल। लार्ज बॉडी है, ठीक है, और मतलब जो लार्जर बॉडी होंगी वो कोलिजन स्टार्ट करेंगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होगा और एक जगह क्या हो जाएंगी? चिपक जाएंगी। और ये जो प्लैनेट सेमिनल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? छोटी बॉडीज, स्मॉलर बॉडीज। और फाइनल स्टेज में क्या होगा? जब ये आपस में चिपक जाएंगी छोटी और बड़ी बॉडीज, तो ये साथ मिलके घूमने लगेंगी और एक लार्ज बॉडी बना देंगे जिसे हम क्या बोलेंगे बेटा? प्लैनेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्लैनेट। क्या हुआ? दोबारा से देखिए भाई, एक स्टार बना था, स्टार के बीच में रोटेटिंग डिस्क लाइक एक स्ट्रक्चर था जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन हो रही थी। अब ये तेज़ी से घूम रहा था, इसके घूमने के कारण सर ये भी साथ घूम रहे थे सारी चीज़ें, और साथ घूमेगा तो इसमें सर ग्रेविटेशनल पुल आया। ग्रेविटेशनल पुल से क्या हुआ? जो आसपास की छोटी छोटी चीज़ें थी उसको इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है। उसके अलावा बड़ी चीज़ें जो थी उनको भी अट्रैक्ट किया, है ना। बड़ी चीज़ें टूट के आ गई जो ज़्यादा बड़ी थी, और कुछ चीज़ें क्या थी? एज इट इज़ आ गई बड़ी चीज़ें, और जो ये छोटी छोटी चीज़ें थी इनको क्या बोला? प्लैनेट सिमल बोला, प्लैनेट एसिमल। अब ये प्लैनेट एसिमल और बड़ी जो सेलेस्टियल बॉडी थी वो आके एक साथ इकट्ठा होके घूमने लगी। अब वो जब घूमने लगी, एक साथ इकट्ठा हो गई, तो उनको हमने क्या बोल दिया बेटा? प्लैनेट बोल दिया। ऐसे ही हमारा क्या बना? अर्थ बनी। अब इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ लेते हैं। ये सुना होगा आपने कि स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो अर्थ थी वो बैरन थी, बंजर ज़मीन थी, पहाड़ थे इसके ऊपर और हॉट थी, और जो इसका एटमॉस्फेयर था वो बहुत पतला था, और किसके साथ था? हाइड्रोजन और हीलियम। यानी कि जो सबसे पहला एटमॉस्फेयर बना अर्थ के ऊपर वो किसका था बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम का। अब प्रेजेंट डे जो एटमॉस्फेयर है वो किसके रिच है बेटा? O2 रिच है। अब ये हाइड्रोजन और हीलियम से O2 रिच कैसे आया, वो सोचने वाली बात है ना। तो वो हम अभी बताएंगे कि कैसे आया। आपको पता है हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुत लाइट हैं, बहुत हल्की हैं, और उस टाइम हमारी जो अर्थ थी वो क्या थी? बहुत हॉट थी, गर्म थी, और गर्म होने के कारण ये जो गैसेस थी ये वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद जो सेकंड एनवायरनमेंट बना बेटा, जो सेकंड एनवायरनमेंट बना, सेकंड एनवायरनमेंट CO2 रिच था। CO2 रिच था। अब CO2 से O2 कैसे आई, वो देखेंगे अभी इस पैराग्राफ में कि कैसे आई और कैसे बना। पहले ओरिजिन देखेंगे, उसके बाद एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आया वो एटमॉस्फेयर। यहाँ पे देखिए, ये रहा, यहाँ पे सारा लिखा है कि कैसे फोटोसिंथेसिस होना स्टार्ट हुआ। आप देखिए, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहीं पे जब सबसे पहली लाइफ आई तो सी से ओरिजिन हुआ हमारा। सी से जो सबसे पहले क्या बना? एक साइनोबैक्टीरिया बना, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी में फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुआ। फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ बेटा? CO2 कंज्यूम किया, CO2 को यूटिलाइज किया, और वहाँ से क्या आने लगा? O2 आने लगा।
अब ये धीरे धीरे ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी बहुत ज़्यादा पैदा हो गई और धीरे धीरे प्लांट्स भी डेवलप होने लगे। एनिमल्स तो थे नहीं, तो प्लांट्स बहुत ज़्यादा डेवलप हुए और प्लांट डेवलप होने के बाद ये सारी CO2 क्या हो गई, कंज्यूम हो गई। कंज्यूम होने के बाद सिर्फ क्या बचा, ऑक्सीजन बची। अब वो ऑक्सीजन धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है। जितना ज़्यादा CO2 जा रहा है उतनी ज़्यादा O2 आ रही है एनवायरनमेंट में, तो ऐसे चेंज हो गया था ये। अब पहले इवोल्यूशन पढ़ते हैं अर्थ का कि अर्थ एक मोल्टन बोला जाता है, एक मोल्टन अवस्था में थी, एक मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में, और वहाँ से क्या बनी, एक सॉलिड बनी। कैसे बनी है, इतनी सॉलिड कैसे बन गई, ये सब देखेंगे। और एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने बता ही दिया कि कैसे डेवलप हुआ, वो भी पढ़ लेंगे कि डिटेल में कि कैसे आया। ठीक है, अब देखिए, देयर मस्ट हैव बीन some events process which may have caused in the change from rocky barren hot earth to a beautiful planet with ample amount of water and conductive atmosphere favoring the existence of life। वही है भाई, ये तो बिना काम की बातें कर रहा है कि हम ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे कि अर्थ कैसे बनी, कि इतना बैरन जो लैंड था, इतनी हॉट थी, वहाँ से इतना ब्यूटीफुल कैसे बन गई। एक 4.6 बिलियन ईयर है वो, मतलब कितना, 4.6 बिलियन ईयर, यहीं देख लो ना, 4.6 मिलियन ईयर एगो, आज से प्रेजेंट, बिफोर प्रेजेंट जो अर्थ था, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ प्लेनेट, कि इस प्लेनेट के ऊपर, इस प्लेनेट के सरफेस के ऊपर लाइफ ओरिजिनेट होना शुरू हुई। बात आई समझ? ठीक है, अर्थ एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है, 3 लेयर पढ़ते हैं ना हम अर्थ की। ठीक है, आउटर मोस्ट जो है, आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर मतलब सबसे ऊपर, वो लेयर की बात नहीं कर रहा, उस लेयर्स के हम क्रस्ट मेंटल कोर की बात नहीं कर रहे। जो लेयर है सबसे ऊपर, दैट इज आपका एटमॉस्फेयर है। सेंटर एटमॉस्फेयर, द सेंटर ऑफ अर्थ, द मटेरियल दैट एग्जिस्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या एटमॉस्फेयर में गैसेस यूनिफॉर्म है? नहीं है, डेंसिटी इसकी बहुत कम है। अब जैसे जैसे आप इंटीरियर अर्थ के सेंटर की तरफ जाओगे, आपको अलग अलग जोन्स मिलेंगे, अलग अलग उनमें मटेरियल मिलेंगे, जिसके कारण अर्थ बनी है। जो हैवियर थे बेटा, जो हैवियर पार्टिकल थे वो सेंटर में चले गए पहले, उसके बाद बिल्कुल लाइट, और उसके बाद सबसे लाइट। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं बेटा, ये आपका क्या हो गया, क्रस्ट, ये क्या हो गया, मेंटल, और ये क्या हो गया, कोर। तो कोर में सबसे आपको हैवी पार्टिकल्स मिलेंगे। क्यों मिलेंगे सर? एक चीज़ बताइए बेटा, जब आप किसी चीज़ को, जैसे अपना दूध ही है, दूध को हम, दही जब बनता है उससे, तो दही से जब मक्खन निकालते हैं तो उसको घुमाया जाता है। अब उसको घुमाएंगे तो हैवी जो पार्टिकल होगा बेटा वो बीच में रहेगा, है ना। जो मान लो अगर कुछ कंकर वगैरह गिर भी गया उसमें, तो वो बीच में मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो वाटर जो लिक्विड है उससे भारी है, तो वो सेंटर में चला गया। लिक्विड बीच में मिलेगा, और जो सबसे हल्का है, जो घी है, फैट है, वो सबसे ऊपर तैरता हुआ मिलेगा। इसलिए जो आप देखोगे जो सबसे ऊपर है, दैट इज लिथोस्फीयर ऑफ अर्थ। जो लिथोस्फीयर है, सरफेस ऑफ अर्थ है, वो क्या है आपका, जो सॉइल हम कहते हैं, वो सबसे हल्की है, इसलिए सबसे बाहर है। जो क्रस्ट है वो सबसे हल्की है, सबसे बाहर है। उसके बाद थोड़ी सी हैवी, कौन हो गया, मेंटल हो गया, सबसे हैवी, सबसे इनर मोस्ट है। अब वो बाद में पढ़ेंगे जब अर्थ का डिटेल पढ़ेंगे कि कौन सी क्या क्या किससे मिलके बनी और हैवियर क्यों। अब बात कर लेते हैं इवोल्यूशन ऑफ लिथोस्फीयर की। जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की, वो जो बनी है वो कैसे बनी है।
उसकी बात करते हैं। देखिए जो अर्थ है, द अर्थ वाज मोस्टली इन द वॉलेटाइल स्टेट ड्यूरिंग द प्रीमॉर्डियल स्टेज, मतलब जब अर्थ स्टार्टिंग में बनी तो बहुत गर्म थी, और ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ टेम्परेचर inside has increased. As a result of the material inside started getting separated depending upon their density. देखिए वही बात हो गई जो मैं आपको अभी बोल रहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, कि जो जितना हैवियर है वो उतना जल्दी सेटल हो रहा है, और कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, और जो जितना लाइटर है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। तो उससे अरेंजमेंट बन गया हायर, जो जैसे इसमें आयरन लिखा हुआ है, लाइक आयरन सबसे हैवी है तो वो सबसे नीचे चला गया, और उसके बाद जो बाकी हैं वो थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ आते चले गए। सबसे लाइटर जो थे वो किस तरफ आए, सरफेस की तरफ आए, और सरफेस की तरफ आने के कारण जैसे जैसे टाइम बीता वो क्या होते चले गए, ठंडे होते चले गए, और ठंडे होकर क्या हो गए बेटा, सॉलिडिफाई हो गए, कंडेंस हो गए स्मॉलर साइज में, और बाद में क्या बना दिया, सबसे बाहर की लेयर दैट इज क्रस्ट बना दिया। अब देखियो, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द मून ड्यू टू gained impact, the earth was further heated up. It is through the process of differentiation that the earth forming material got separated into the different layers. The starting from the surface to the central part, we have layers like the crust, mantle and outer core, inner core. The formation of the crust to the core, the density material increase and the small discuss in the detail the property of the each of the layer in the next chapter। मतलब अर्थ के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ एक छोटा सा इसने लाइन दिया है कि जब मान लो मून की फॉर्मेशन हुई, ऐसा माना जाता है कि मून की जब बेटा फॉर्मेशन हुई तो कुछ टकराया था अर्थ के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, गेन इम्पैक्ट बोलते हैं। गेन इम्पैक्ट मतलब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ था अर्थ के ऊपर। जो ये इम्पैक्ट हुआ था बेटा, इसके कारण बोला जाता है कि डेंसिटी में चेंज आया, और डेंसिटी में चेंज आने के कारण जो थोड़ा बहुत इधर उधर हैवी पार्टिकल्स रुके हुए थे वो सारे किस तरफ चले गए, सेंटर की तरफ चले गए, और उनसे हल्के थोड़े से बाहर अरेंज हो गए। उससे पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा सा मतलब लाइटर सबसे बाहर की तरफ थे, और जो हैवियर मोस्ट जो डेंसिटी थी और जो थोड़ा कम डेंस थे वो दोनों मिक्स थे। तो उसके कारण थोड़ा सा चेंज हुआ, और ये आज की जो सरफेस है वैसा बन गया। मतलब जो आज की जो अर्थ है वैसे 3 लेयर्स बन गई अर्थ की, दैट इज़ आपका क्रस्ट और थोड़ा सा हैवी मेंटल और सबसे हैवी बेटा कोर बन गया। ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर मैंने बता ही दिया था कि प्रेजेंटली जो कंपोजिशन है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। ठीक है। 3 स्टेज के से इवॉल्व हुई। फर्स्ट स्टेज में क्या था, जो प्रीमॉर्डियल एटमॉस्फेयर स्टेज थी उसमें हाइड्रोजन और हीलियम थी। सेकंड स्टेज में क्या था, जो इंटीरियर ऑफ अर्थ था वो क्या था बेटा, हॉट था। जैसे बारिश हुई बोला जाता है कि पानी बना, वेपर्स आए। ठीक है। वेपर्स वापस कहाँ चले गए, वापस हवा में ऊपर चले गए। क्यों चले गए सर, क्योंकि अर्थ का इंटीरियर हॉट था। हॉट होने के कारण अर्थ का सरफेस भी हॉट था और वो वापस वेपर्स की फॉर्म में जाके ऊपर क्या हो गए, कंडेंस हो गए जहाँ कम टेम्परेचर था। और कंडेंस होने के बाद बारिश हुई, और लगातार बारिश होने के कारण क्या हुआ, जो अपर सरफेस था बेटा वो क्या हो गया, वो कूल डाउन होने लगा। और कूल डाउन होने लगा तो अर्थ पे जो क्या थे बेटा, बड़े बड़े गड्ढे थे वो पानी के भरने लगे। और लगातार लाइटनिंग, पानी और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने के कारण वहाँ पे एक अलग तरह की सेल का क्या हुआ, अलग तरह की गैसेस आई और एक सेल की फॉर्मेशन हुई,
जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया फॉर्म हुए थे, बैक्टीरिया में धीरे धीरे करके क्या आने लगा बेटा, बदलाव आने लगा। बदलाव आया बैक्टीरिया में, तो वहाँ से क्या बना, एक साइनोबैक्टीरिया बना। एक बैक्टीरिया का टाइप है जिसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी बोल देते हैं, BGA, जो क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस करता है। अब फोटोसिंथेसिस उसमें हुआ तो सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम चला गया था, और जब ये जो मैं बता रहा हूँ बारिश हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी और गैस निकल रही थी अर्थ के सरफेस से, वॉल्केनिक इरप्शन था, बहुत सारे ज्वालामुखी फट रहे थे, तो उनसे भी सल्फ़र वगैरह, नाइट्रोजन वगैरह बहुत सारी गैसेस निकल रही थी। नाइट्रोजन पानी के साथ मिलके अमोनिया बना रही थी, फ्री हाइड्रोजन रेडिकल जहाँ मिल रहा था इसको, तो अमोनिया बना रही थी। ऐसे ही मीथेन गैस बनी, तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस हो रही थी। इसके लिए आपको एक बेटा एक्सपेरिमेंट है, मिलर एंड यूरी एक्सपेरिमेंट। मिलर एंड यूरी साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये क्या किया था, लैब में एक्सपेरिमेंट करके देखा था, जहाँ से ये पता चला कि पहले हाइड्रोजन हीलियम था और उसके बाद क्या आया, CO2 रिच एटमॉस्फेयर आया। तो उस एटमॉस्फेयर के कारण क्या बने, कोई सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, प्रोटीन्स वो बैक्टीरिया बने, और बैक्टीरिया बनने के बाद क्या बना बेटा, साइनोबैक्टीरिया बना, जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहा था। इतनी सी बात है। और उसके बाद धीरे धीरे उसमें क्या आया, चेंजमेंट आया। चेंजमेंट होने के बाद बहुत सारे साल, लाखों सालों के बाद धीरे धीरे क्या बने, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं वो बने। और टेरेस्ट्रियल प्लांट बनने के बाद क्या हुआ बेटा, हमारा एटमॉस्फेयर अच्छे से डेवलप हुआ, और डेवलप होने के साथ साथ वहाँ पे क्या हो गया, रिच इन ऑक्सीजन हो गया, वो रिच हो गया ऑक्सीजन में। और ऐसा क्यों हुआ, डी गैसिंग के कारण। डी गैसिंग क्या होता है बेटा, रिमूवल ऑफ गैसेस, ठीक है, हाँ या नहीं। ये सारी यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी है, जैसे ओशियन बिगेट टू हैव कंट्रीब्यूशन टू ऑक्सीजन। मतलब देखो, जहाँ जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है, फोटोसिंथेसिस सबसे पहले समुंदर में होने लगा, तो समुंदर का जो पानी है वो बेटा ऑक्सीजन से रिच हो गया। अब उसमें ऑक्सीजन पूरी भर गई तो कहाँ निकलेगी, बाहर निकलने लगेगी। तो वही बोला है कि स्टार्टिंग में जो हुआ था वो ऑक्सीजन समुंदर के अंदर मिलने लगी थी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। उसके बाद धीरे धीरे जैसे टेरेस्ट्रियल प्लांट आए तो वो क्या होने लगा, धरती पे भी फोटोसिंथेसिस होने लगा, और वहाँ पे भी क्या आने लगी, ऑक्सीजन आने लगी। कुछ समुंदर से भी ऑक्सीजन निकलने लगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक छोटा सा टॉपिक बच गया, दैट इज़ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में मैंने आपको बताया, इनिशियली जो एटमॉस्फेयर बना वो क्या था, हमारे ज़िंदा रहने के लिए या लाइफ को सपोर्ट नहीं कर रहा था, किसी को भी ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए सपोर्ट नहीं कर रहा था। लेकिन बाद में जो लाइटनिंग हुई, अभी मैंने बताया, जो भी प्रोसेस हुआ उसके थ्रू क्या हुआ, बैक्टीरिया बने। पहले सिंपल ऑर्गेनिज्म बने, बिल्कुल सिंपल, और सिंपल होने के बाद में धीरे धीरे उनमें बदलाव आया। बदलाव होने के बाद वो कॉम्प्लेक्स बने, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो क्या बन गए, जैसे पहले प्लांट बना, प्लांट के बाद एनिमल बना होगा, और पहले प्लांट बना, प्लांट में भी सबसे पहले ब्लू ग्रीन एल्गी बनी, देखो, फिर लाइकन्स बने, फिर सर्प बने, मतलब छोटी छोटी घास झाड़ियाँ बनी, और घास झाड़ियों के बाद ये बड़े बड़े प्लांट बने होंगे। अब आप देखोगे जो प्लांट भी हैं वो बेटा अलग अलग टाइम पीरियड में बने हैं। जो फॉसिल्स होते हैं, जो रॉक्स के अंदर जो चीज़ें दब जाती हैं और हमें कई सालों बाद खुदाई में जो मिलती हैं वो फॉसिल कहलाती हैं। तो उनकी स्टडी करने से पता चलता है कि प्लांट भी अलग अलग टाइम में डेवलप हुए हैं, और ये माना जाता है लगभग जो आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है, जो ब्लू ग्रीन एल्गी है जो पाई गई है वो लगभग 3 मिलियन ईयर एगो की पाई गई है, और उससे पहले भी कुछ लाइफ थी जो स्टार्टिंग में 3.8 मिलियन ईयर एगो डेवलप हुई होगी, ठीक है।
आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट चैप्टर हो गया आपका, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो, मैं दोबारा आपको समझा दूंगा, ठीक है, किसी और तरीके से। कल हम अपलोड करेंगे आपका मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो भी होगा, दैट इज़ थर्ड चैप्टर। फर्स्ट हम नहीं पढ़ रहे हैं, वो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन है, तो उससे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आते। ये इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड गुड नाइट।